हेलो एंड वेलकम टू ओनली आईएएस। आज हम नई एनसीईआरटी शुरू कर रहे हैं, 9th क्लास साइंस की, जिसमें हम डिस्कशंस करेंगे मैटर के बारे में, फिजिक्स के नए नए लॉज सीखेंगे, न्यूटन की थ्योरी है, मोशन है, वर्क है, एनर्जी है, बहुत सारी नए नए कॉन्सेप्ट आपको देखने मिलेंगे जो कहीं ना कहीं साइंस के सवाल सही कराने में आपकी मदद करेंगे। डिस्कशन शुरू करने से पहले एक छोटी सी जानकारी। अगर आप चाहते हैं एक होलिस्टिक प्रिपरेशन यूपीएससी के लिए, तो आप हमारे ये तमाम कोर्सेज जो आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं ज्वाइन कर सकते हैं। कोर्सेज ज्वाइन करने के लिए video.onlyis.in पर जाकर आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके मन में कोई सवाल है, कोई क्वेरीज हैं, तो उनको पूछने के लिए आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं info@onlyis.com पर। तो आज का चैप्टर बड़ा ही इंटरेस्टिंग होने वाला है और बड़ा ही सामान्य है। आपने एक चीज ऑब्जर्व करी होगी, हम 6th क्लास से 7th क्लास 8th क्लास हर जगह सामान्य चीजों को टेक्निकल लैंग्वेज में, टेक्निकल शब्दों में समझने का बस प्रयास करते हैं, क्योंकि यही जरूरी है। सवाल में हमें वही चीज पूछी जाती है जो हमने रोजमर्रा के जीवन में देखी है। हम यहाँ बात करेंगे कि आप अगर धूप में कपड़े डालते हैं तो कपड़े सूख जाते हैं। अब आप कहेंगे क्या कपड़े ही तो सूखे, लेकिन यहाँ पर उसी फिनोमेना को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। उसी फिनोमेना को आप एवापोरेशन कहते हैं इन द टेक्निकल टर्म्स, और यही आपसे पूछा जाएगा, यही एग्जाम आपसे चाह रहा है कि आप जनरल लाइफ ऑब्जर्वेशंस को टेक्निकल लैंग्वेजेस में रिप्रेजेंट कर पाते हैं, एक्सप्लेन कर पाते हैं, अंडरस्टैंड कर पाते हैं या नहीं। तो आज शुरू करेंगे हम अपना चैप्टर नंबर 1 जो है मैटर्स इन आवर सराउंडिंग। हमेशा की तरह ओवरव्यू में देखें हमें क्या क्या सीखने मिलेगा। तो सबसे पहले फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। मैटर का फिजिकल नेचर क्या है यह हम समझेंगे। अब पार्टिकल्स ऑफ मैटर जो है, मैटर आप जानते हैं पार्टिकल से बना है, तो इन पार्टिकल के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। साथ में बात करेंगे स्टेट ऑफ मैटर के, आप जानते हैं सॉलिड, लिक्विड, गैस और प्लाज्मा। इस तरीके के ये जो स्टेट ऑफ मैटर है इनका डिस्कशन होने वाला है। चौथा पॉइंट जो हमारे ओवरव्यू का है वो है कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट। क्या मैटर अपने स्टेट को बदल सकता है, तब्दील कर सकता है। पांचवा पॉइंट जो मैंने आपको कपड़े सुखाने से समझाने का प्रयास किया था, पांचवा पॉइंट है इवेपोरेशन, और छठा पॉइंट है प्लाज्मा एंड बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। तो ये एक टेक्निकल टर्म है, टेक्निकल आइडिया है जो आपको समझने की जरूरत है। 2019 में जिस तरीके से सवाल पूछ लिया गया था, आपने देखा होगा यूपीएससी ने 2019 में जो सवाल पूछा था वो ग्रेविटेशन वेव के ऊपर था। आइंस्टीन की रिलेटिविटी थ्योरी इंपॉर्टेंट हो जाती है। इन सारी चीज़ों में कंटिन्यूसली रिसर्च हो रहे हैं आज के समय में, इसीलिए ये करंट अफेयर के लिए एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। और अगर ये करंट के लिए इंपॉर्टेंट है तो ये हमारे लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो चलिए हमारा डिस्कशन शुरू करते हैं। सबसे पहले है मैटर्स इन आवर सराउंडिंग। हमारे सराउंडिंग में जो मैटर्स है वो कैसे हैं। आप देखते हैं हर जगह दुनिया में, आपके सराउंडिंग में, पूरे यूनिवर्स में जो भी चीजें हैं वो सारी मटेरियल से बनी हुई है, और ये जो मटेरियल है इसी को साइंटिस्ट मैटर कहते हैं। जो हवा हम सांस ले रहे हैं, जो हम खाना खा रहे हैं, पत्थर जो आप कभी बचपन में उठाते हैं अपने किसी दोस्त को मारने के लिए, जो बादल ऊपर जो बारिश करते हैं, वो सितारे जो आप आसमान पे देखते हैं उम्मीदों के साथ, या फिर जो पेड़ पौधे आपको पसंद है, या फिर आपका पेट डॉग, या फिर कोई भी जानवर फॉर दैट सॉर्ट, हर चीज, खाना पीना, पत्थर, बादल, आसमान, सूरज, जानवर, हवा, हर चीज जो है वो मैटर, ये छोटे छोटे पार्टिकल से बनके मिलके बनता है। आप एक स्मॉल ड्रॉप ऑफ वाटर की भी बात करें या फिर आप एक रेत के दाने की बात करें, हर चीज मैटर है। एवरीथिंग इज मैटर। हम हर जगह जब मैटर को देखते हैं तो हमें मैटर से एक चीज समझ में आनी चाहिए कि मैटर ऑक्यूपाइज स्पेस। चाहे पानी की बूंद की बात करें, जब पानी की बूंद आप जमीन पे गिराएंगे तो वो उतनी जगह को घेर लेगी, या आप रेत के दाने की बात करें, हर चीज स्पेस लेने वाली है और उस चीज से संबंधित उसका वजन होने वाला है। तो हम एक डेफिनेशन डेवलप कर सकते हैं इससे। एवरीथिंग इन द यूनिवर्स which is made up of material is called matter, and matter is something which occupies space and has mass. तो मास है और वो स्पेस को ऑक्यूपाई करेगा तो वो मैटर हो गया। यहाँ पर देखिए सूरज की बात करें, जो भी चीज़ है जिसमें भी मास है और स्पेस को ऑक्यूपाई कर रहा है, क्लाउड्स, प्लांट्स, कैट, डॉग, टेबल, चेयर, डेस्क, कॉफी, कॉफी मग, कंप्यूटर, बटरफ्लाई, एवरीथिंग फॉर दैट सॉर्ट इज मैटर। अब हम बात करें मैटर जो पार्टिकल्स का बना होता है उनके बारे में। तो यहाँ पर 2 स्कूल्स हैं, या फिर 2 लोगों की या 2 प्रकार की सोचें हैं जो हमें ध्यान देने की जरूरत है नेचर में मैटर के बारे में। पहली स्कूल ये कहती है
कि जो मैटर है ये कंटिन्यूस ब्लॉक या फिर एक कंटिन्यूस सिस्टम से बना हुआ है। कंटिन्यूस है ये मैटर, मतलब आप समझिए जैसे एक ब्लॉक ऑफ वुड है, तो ब्लॉक ऑफ वुड कंटिन्यूस है, उस तरीके से ये लोग मानते हैं कि जो मैटर है वो भी कंटिन्यूस है। दूसरी तरफ आप देखें, जो दूसरी स्कूल है वो ये कहती है जो मैटर है वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना है। जैसे रेत है तो रेत के छोटे छोटे पार्टिकल जुड़ जाएंगे, उस तरीके से मैटर बना हुआ है। और ये दो स्कूल्स की अंडरस्टैंडिंग है, थॉट प्रोसेस है। हम बात करें मैटर जो है वो पार्टिकल से बना हुआ है इस बारे में, तो आप देखते हैं जब पानी में नमक को मिला दिया जाता है तो उसके जो पार्टिकल्स हैं थोड़ी देर में वो गायब हो जाते हैं। वो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो वाटर्स के पार्टिकल के बीच में स्पेस है उसमें नमक के पार्टिकल्स जाकर एडजस्ट हो जाते हैं। अब इसको आप ऐसे समझिए, आप यहाँ पर पानी में सॉल्ट को मिलाएंगे, जब आपने 1 चम्मच सॉल्ट डाला तो ये पानी में जैसे ही मिल जाता है, उसके बाद आप देखने वाले हैं आपको सिर्फ पानी नजर आएगा, और उसके बाद सॉल्ट अलग से आपको नहीं देखने मिलने वाला, आपको सिर्फ पानी पानी देखने मिलने वाला है। याद करिए हमने 7th क्लास में डिस्कशन किया था कि हमें अगर पानी में से सॉल्ट को निकालना है तो फिर हमें पानी को बॉईल करना पड़ेगा। पानी पूरा बॉईल हो जाएगा, उसको आप कंडेंस करके अलग कलेक्ट कर लेंगे, और नीचे जो आपके पास यहाँ पर पीपीटी या फिर प्रेसिपिटेट में बचेगा वो सॉल्ट होगा। अब हम इतनी देर से बात कर रहे हैं पार्टिकल पार्टिकल पार्टिकल, तो भाई पार्टिकल की साइज कितनी है? क्या वो चावल के दाने जितना बड़ा है, गेहूं के दाने जितना बड़ा है, या फिर आपकी जो टेनिस बॉल होती है उस जितना बड़ा है, या फुटबॉल जितना बड़ा है? साइज क्या है पार्टिकल की? तो यहाँ पर बात करी जाती है, यहाँ पर एग्जाम्पल देने का प्रयास किया जाता है पोटेशियम पर मैग्नेट का। थोड़ा सा पोटेशियम पर मैग्नेट का क्रिस्टल आप लेते हैं तो वो पूरे पानी को रंगीन कर देता है। अगर वो पानी को रंगीन कर पा रहा है थोड़ी सी क्वांटिटी में, इससे क्या समझ में आता है? जो पार्टिकल का साइज है वो बहुत छोटा है। तब तो जाके इतने से पोटेशियम पर मैग्नेट के क्रिस्टल ने पूरे वाटर के कलर को चेंज कर दिया। तो इससे हम कंक्लूड कर पाते हैं कि मिलियंस ऑफ टाइनी पार्टिकल जो होते हैं वो एक क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम पर मैग्नेट में अवेलेबल थे, जो डिवाइड हुए छोटे छोटे पार्टिकल्स में, और उनकी वजह से कलर चेंज हुआ वाटर का। तो यहां से आपको एक डिडक्शन मिला कि जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैं वो बहुत छोटे होते हैं, दे आर वेरी स्मॉल, स्मॉलर बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन, मतलब आप सोच नहीं सकते, उससे ज्यादा छोटे हैं। आप पोटेशियम पर मैग्नेट की चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप सिंपल सा एक्सपेरिमेंट करिए, एक मग्गे में पानी लीजिए, उसमें 2 बूंद उजाला डाल के देख लीजिए, वो 4 बूंदों वाला, आहा। तो उजाला आप डालिए, इस तरीके के आप चीजें करके देखेंगे, या फिर नील डाल के देखिए, तो आपको समझ में आएगा कि एकदम से कलर जो है चेंज हो जाता है। हमने देखा होगा इस तरीके का और भी नाना प्रकार के एक्सपेरिमेंट्स आप करके देख सकते हैं, समझ में आएगा आपको कि पार्टिकल्स जो हैं उनकी साइज क्या होगी। 1 लीटर पानी में आप 2 बूंद अगर उजाला डालते हैं तो पूरा जो रंग है पानी का वो बदल जाता है। इसका मतलब क्या है? जो पार्टिकल है उस कलरिंग सब्सटेंस का वो अलग है, और ये पोटेशियम पर मैग्नेट वाला जो ऑब्जर्वेशन है वो आप ऐसे रियलाइज कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स की कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर में क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, क्या खासियत है। तो सबसे पहले बात यह है कि जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर होते हैं उनके बीच में स्पेस होती है, उनके बीच में कोई दूरी होती है। मान के चलिए ये 2 पार्टिकल्स हैं तो इनके बीच में कुछ स्पेस होने वाला है। अब ये हमें कैसे समझ में आता है? तो हमने याद करिए पोटेशियम मैग्नेट पर मैग्नेट का एक्सपेरिमेंट देखा। उसी तरीके से आप कभी अगर पानी में डेटॉल डालते हैं नहाने के लिए, पोछा लगाने के लिए, या जो भी चीज़ें करने के लिए, तब आप देखेंगे कि डेटॉल गायब हो जाता है पूरे पानी में। फिर आपको डेटॉल क्यों नहीं मिलता? पानी को देख लीजिए आप, पानी में अगर आप शक्कर डालते हैं और उसको चलाते हैं तो गायब हो जाती है शक्कर। उसी तरीके से नमक डालेंगे तो नमक गायब हो जाता है। तो नमक गया कहाँ, शक्कर गई कहाँ? वो जो है वाटर के पार्टिकल्स के बीच की स्पेस में जाके एडजस्ट हो जाती है। उसी तरीके से आप देखिए जब आप चाय बना रहे हैं, कॉफी बना रहे हैं, या फिर लेमनेड बना रहे हैं, नींबू पानी बना रहे हैं, यहां पर जो टाइप ऑफ मैटर है ये स्पेसिस में एंटर कर जाता है, और उसके बाद आपको देखने मिलेगा कि ये दोनों चीजें जो है वो मिक्स हो गई। इससे क्या समझ में आ रहा है कि जो 2 पार्टिकल्स हैं वाटर के, उसके बीच में इतनी अच्छी खासी स्पेस है कि शुगर या सॉल्ट या डिटॉल या पोटेशियम पर मैग्नेट कोई भी जाके सेटल हो सकते हैं, कोई भी जाके बैठ जा सकते हैं। लेमनेड में आप देखेंगे तो बिल्कुल ये वाटर के नेचर का हो जाता है। यहाँ पर आप देखेंगे तो पार्टिकल के बीच में स्पेसेस हैं जो कि एडजस्ट कर ली जा रही हैं दूसरे सब्सटेंस से, चाहे वो सॉल्ट हो, चाहे वो शुगर हो, चाहे वो पोटेशियम पर मैग्नेट हो। पहला कैरेक्टरिस्टिक्स आपको समझ में आया कि पार्टिकल्स के बीच में दूरी होती है। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स ये है कि ये जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के, ये कंटिन्यूअसली मूव करते रहते हैं। इस तरीके से आप देखेंगे मोशन इनमें चलता रहता है। बस फर्क इतना है कि कहीं ये मोशन जो होगा वो कम होने वाला है, और कहीं ये मोशन जो है वो बहुत ज्यादा होने वाला है।
और वो हम स्टेट ऑफ मैटर के साथ रिलेट करके देखेंगे। तो जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर होते हैं वो कंटिन्यूसली मूव करते रहते हैं, और कंटिन्यूसली मूव करने के लिए आपको चाहिए के ई। आपको अगर कहीं आना जाना है तो उसके लिए आपको गाड़ी की जरूरत है, और ये गाड़ी जैसा आप समझ लीजिए, इसको आप कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक मतलब द एनर्जी टू मूव, ठीक है। आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। काइनेटिक एक स्कूटी आती थी, आप उससे इमेजिन कर लीजिए काइनेटिक मतलब मूव कर रहे हैं। तो अगर पार्टिकल को एक जगह से दूसरी जगह मूव होना है तो वो काइनेटिक एनर्जी की वजह से होगा। अब काइनेटिक एनर्जी जो बढ़ती या घटती है उसमें टेम्परेचर का इंपॉर्टेंट रोल होता है। आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, पार्टिकल्स जो है वो तेजी से मूव करने लगेंगे। दो कैरेक्टरिस्टिक्स हमने समझ ली। दूसरे कैरेक्टरिस्टिक्स में हम और फर्दर अंडरस्टैंडिंग डेवलप करते हैं कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है। पार्टिकल्स की जो इंटरमिक्सिंग है वो भी धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। शुरू में तो वो इंटरमिक्सिंग अपने लेवल पर कर रहे हैं, लेकिन जैसे आप अगर एक्सटर्नल एनर्जी देंगे तो उससे उसकी जो मिक्सिंग की स्ट्रेंथ है या जो इंटरमिक्स करने की जो एफिनिटी है वो भी बढ़ती जाती है। क्यों? क्योंकि जो स्पेस है वो भी बढ़ेगा। जैसे आप पार्टिकल को हीट करेंगे तो वो डिस्टेंस है वो बढ़ेगा, मोशन जो है वो पार्टिकल्स का इंक्रीज होगा। अब बात एक और आती है कि जब दो अलग अलग प्रकार की चीजों को मिक्स करा जाता है, टू डिफरेंट टाइप ऑफ मैटर आर मिक्स टुगेदर, उसको आप कहते हैं डिफ्यूजन। तो आप प्रोसेसेस की बात कर रहे हैं, कुछ टेक्निकल टर्म्स की बात कर रहे हैं। जैसे यहाँ पर ये अगरबत्ती जलाई जा रही है, अगरबत्ती का जो धुआं है वो एयर में मिक्स हो रहा है, तो यहाँ पर ये डिफ्यूजन हो गया। यहाँ पर एक लिक्विड जो है, यहाँ पर एक लिक्विड है और यहाँ ड्रॉप्स ऑफ लिक्विड डाले जा रहे हैं और वो दोनों मिक्स हो गए, ये भी डिफ्यूजन हो गया। वन लिक्विड डिफ्यूज्ड इनटू अदर, सिमिलरली स्मोक डिफ्यूज्ड इनटू द एयर व्हेन यू आर बर्निंग अ इंसेंस स्टिक। अगरबत्ती आपने जलाई तो जो है वो मिक्स हो गई। आगे समझे हम, तो जो पार्टिकल ऑफ मैटर होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ये तीसरा इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है जो आपको समझने की जरूरत है। इन दो पार्टिकल्स के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स एक्ट करते हुए आपको देखने मिलेगी दो पार्टिकल्स के बीच में, और इसी वजह से आप देखने वाले हैं ये जो पार्टिकल्स हैं ये एक साथ एक शेप में रह पाते हैं। और इसका हम समझेंगे कि ये जो फोर्स है वो किस तरीके से वेरी कर रही है, और यही पार्टिकल्स की जो फोर्स है ये इनको साथ रखती है। दिस फोर्स कीप्स द पार्टिकल्स टुगेदर। और यहां पर आप देखेंगे इसी फोर्स को, जो स्ट्रेंथ होती है इन फोर्स में, उसको कहा जाता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो कि वेरी करेगी डिपेंडिंग ऑन द स्टेट ऑफ मैटर। किस तरीके का मैटर है उस हिसाब से आपको परिवर्तन देखने मिलेंगे इस अट्रैक्टिव फोर्स में। तो जरा हम समराइज करें तो सबसे पहले बात करी गई कि जो मैटर है उसके बीच में के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होती है, पहला कैरेक्टरिस्टिक है। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक ये है कि जो पार्टिकल्स होते हैं ये कंटिन्यूसली मूव हो रहे हैं। और तीसरा इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ये है कि ये जो पार्टिकल्स हैं इनके बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। तीन कैरेक्टरिस्टिक क्लियर हैं, तो हम शुरू करेंगे अब स्टेट ऑफ मैटर समझना, क्योंकि ये तीनों चीजें जो कैरेक्टरिस्टिक की हैं वो यहाँ पर डायरेक्टली अप्लाई होने वाली है। आप सॉलिड की बात करें तो हाथ से आप अपना पेन को उठाएं और देखें, वो एक सॉलिड स्ट्रक्चर है। पेन का एक डेफिनेट शेप होगा, आप देखेंगे सिलेंड्रिकल शेप होता है आपके पेन का, मार्कर पेन। उसकी बाउंड्रीज है, डिस्टिंक्ट है कि यहाँ से पेन खत्म, अब इसके बाद पेन नहीं है। फिक्स्ड वॉल्यूम होने वाला है, वॉल्यूम उसका फिक्स है। मान के चलिए अगर आप इंक पेन यूज कर रहे हैं तो उसमें आपको पता है फिक्स अमाउंट ऑफ इंक डाली जाएगी, तो उसकी वॉल्यूम जो है वो फिक्स है। इसके अलावा आप देखें तो उसको आप अगर दबाने की कोशिश करें तो वो दबेगा नहीं। उसका और ज्यादा मजबूत एग्जांपल लेना हो आपको तो आप डस्टर को लेके देखिए, लकड़ी का जो डस्टर आता है उसको आप प्रेस करके देखिए, वो कंप्रेस नहीं होगा। दैट इज इट हैज नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी, कंप्रेस नहीं होगा। तो सॉलिड जो होते हैं उनकी टेंडेंसी होती है कि उनका जो शेप है वो उसको मेंटेन करके रखते हैं। जब भी उनमें आउटसाइड फोर्स लगेगी तब भी वो अपने शेप में तब्दीली नहीं आने देते, और अगर आप फोर्स को ज्यादा बढ़ाएंगे तो टूट जाएंगे, लेकिन उनके शेप में बदलाव नहीं आएगा। यहां पर आपको बात समझ में आई कि उनकी शेप को बदलने में बहुत ताकत लगानी पड़ेगी। जनरली ऐसा होता है कि आप अगर एक एक्स अमाउंट ऑफ फोर्स लगा रहे हैं जो उसको तोड़ नहीं रही है, तो ऐसा होगा कि वो शेप थोड़ी देर के लिए चेंज हो जाएगा, लेकिन वापस वो अपनी मीन पोजीशन पे आ जाएंगे। टेक फॉर एग्जाम्पल, आपने अगर बर्तन धोए होंगे लॉकडाउन में, तो उम्मीद करता हूँ आपने खाना बनाना और बर्तन धोना सीख ही लिया होगा। तो यहाँ पर जब आप देखेंगे स्पॉन्ज को आप बर्तन धोते समय कंप्रेस करते हैं, प्रेस करते हैं, तो थोड़ी देर के लिए जो स्पॉन्ज है वो दब जाएगा, लेकिन वापस वो अपने मीन पोजीशन पे आ जाता है। जो उसके अंदर माइन्यूट होल्स होते हैं उनके अंदर की एयर, आप जैसे ही उसको प्रेस करते हैं तो वो बाहर निकल जाती है एयर, लेकिन जैसे ही आप उसको छोड़ेंगे तो वो एयर जो है वो वापस अंदर आ जाती है। सेम रबर बैंड के साथ है, आप उसको खींचिए और जब आप उसको छोड़ेंगे तो फिर वो अपनी वापस मीन पोजीशन पे आ जाएगी।
तो स्पॉन्ज और रबर बैंड से हमें समझ में आया कि जो सॉलिड है उस पर आप फोर्स लगाएंगे तो थोड़ी देर के लिए जब तक फोर्स उस पर काम कर रही है तब तक उसके शेप में चेंज है। जैसे ही आप फोर्स को विड्रॉ करेंगे तो उसके शेप में चेंज नहीं आएगा, वो अपनी मेन पोजीशन पे वापस लौट आएगा। अब इससे बात आती है दूसरे स्टेट ऑफ मैटर की, जो है लिक्विड का। तो लिक्विड जो है उसका कोई फिक्स शेप नहीं होता। यहां से ब्रूस ली की कहावत याद आती है। ब्रूस ली कहता है, बी वाटर माय फ्रेंड, यू पुट वाटर इन अ बकेट यू बिकम अ बकेट। उसी तरीके से वाटर की क्वालिटी है। आप देखेंगे आप उसको बॉटल में डालते हैं तो वो बॉटल का शेप ले लेगा, मग्गे में डालेंगे मग्गे का शेप ले लेगा, बकेट में डालेंगे बकेट का शेप ले लेगा, आप अगर नदी में डाल देंगे तो नदी का शेप ले लेगा। उस तरीके से वाटर की सिचुएशन है। और क्यों है? क्योंकि उसका कोई फिक्स शेप नहीं है, उसकी कोई वॉल्यूम फिक्स नहीं है। तो ना फिक्स शेप है, ना फिक्स वॉल्यूम है, ना फिक्स उसकी बाउंड्रीज है कि हाँ इसके बाद खत्म हो जाएगा। तो कोई भी चीज़ फिक्स नहीं है। वो जो कंटेनर में आप डालेंगे उस चीज़ का वो शेप ले लेते हैं। तो लिक्विड्स जो हैं फ्लो करते हैं और उनका जो शेप है वो चेंज होता है। लिक्विड्स की हमें क्वालिटी समझ में आ गई। सॉलिड में हमने देखा वो फ्लो नहीं करेंगे, उनका शेप चेंज नहीं होगा। साथ में आप देखेंगे ये रिजिड नहीं होते, ये फ्लूइड रहेंगे और बहते रहते हैं। सॉलिड और लिक्विड को आप फ्यूज कर सकते हैं। आपने देखा होगा सॉलिड, जैसे कि सॉल्ट को ले लीजिए, सॉल्ट सॉलिड है, आपने उसमें पानी में सॉल्ट को डाल दिया और आप जब मिलाएंगे तो वो डिफ्यूज हो जाएंगे। तो सॉलिड जो है वो लिक्विड में डिफ्यूज हो जाते हैं। इसी तरीके से जो गैसेस हैं एटमॉस्फेयर की वो भी डिसॉल्व हो जाती हैं वाटर में, वो भी डिफ्यूज हो जाती हैं और डिसॉल्व हो जाती हैं वाटर में या लिक्विड्स में। तो यहाँ पर आपको समझ में आया कि लिक्विड में सॉलिड भी मिक्स हो जा रहा है, इंटरमिक्सिंग हो रही है। आपके सॉल्ट का एग्जाम्पल मैंने आपको बताया, और गैसेस भी डिफ्यूज या डिसॉल्व हो जाती हैं। अब मैं गैसेस डिसॉल्व करने का एग्जाम्पल आपको बताता हूँ, ये चीज़ हम समझते हैं। तो यहाँ पर ये देखिए एक पॉन्ड है, एक तालाब है। तो तालाब के अंदर जो जीव जंतु होते हैं उनको ऑक्सीजन की जरूरत है। ऑक्सीजन क्या है? ऑक्सीजन गैस है। और ऑक्सीजन गैस पानी के अंदर कैसे जाएगी? वो इसीलिए जाएगी क्योंकि जो गैस है वो वाटर में डिसॉल्व हो जाती है, और इस वजह से जो डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन है उससे एक्वाटिक एनिमल्स की जो ब्रीदिंग की रिक्वायरमेंट है, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है, वो डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन पूरा करता है। इसमें आप देखेंगे कि जो गैसेज हैं, चाहे आप ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन का मैंने आपको एग्जांपल दे दिया, कोको कोला, फैंटा, पेप्सी, मैं उनकी मार्केटिंग नहीं कर रहा हूँ, एग्जांपल दे रहा हूँ। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो आपके एरेटेड ड्रिंक जो होते हैं, सॉफ्ट ड्रिंक्स जो होते हैं, उनमें मिक्स करी जाती है, जिससे वो फिज आता है, झाग निकलता है उसमें से। तो यहाँ पर आपको एक और एग्जाम्पल मिल गया लिक्विड और गैस के मिक्सिंग का। इस तरीके से इनको मिक्स किया जाता है। लेकिन अगर आप सर्वाइवल या फिर जो एक्वाटिक एनिमल्स की बात करें, प्लांट्स की बात करें, तो उनके केस में आपको ऑक्सीजन और वाटर का जो कॉम्बिनेशन है वो याद रखना है। और ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जब मिलते हैं तो कार्बोनिक एसिड बनता है, और इसी से आपके जो सॉफ्ट ड्रिंक्स वगैरह हैं वो बनाए जाते हैं। हम बात कर रहे थे लिक्विड स्टेट की। इससे हम कंक्लूड कर पा रहे हैं जो हमने डिस्कशंस किए कि जो सॉलिड, लिक्विड और गैस है ये लिक्विड्स में डिफ्यूज हो पाते हैं। वहाँ हमने देखा सॉल्ट का एग्जाम्पल, सॉल्ट प्लस वाटर का देख लिया, और दूसरी तरफ हमने देख लिया कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर या फिर ऑक्सीजन प्लस वाटर का भी एग्जाम्पल हमने देख लिया। अब यहाँ से एक और कॉन्सेप्ट समझने की जरूरत है, रेट ऑफ डिफ्यूजन की। रेट ऑफ डिफ्यूजन मतलब होता है कि कोई भी दो सब्सटेंस एक दूसरे में कितनी जल्दी डिफ्यूज हो रहे हैं। तो यहाँ पर आपको देखने मिलेगा कि जो लिक्विड है उनका लिक्विड का रेट ऑफ डिफ्यूजन जो है वो ज़्यादा होता है सॉलिड के कंपैरिजन। तो एक क्लियर कॉन्सेप्ट है, इसका हम एक और अंडरस्टैंडिंग बता सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि जो लिक्विड है उसका स्पेस ज़्यादा होता है, इंटर पार्टिकल डिफरेंस जो कहेंगे या फिर इंटर पार्टिकल जो स्पेस है वो ज़्यादा होता है इन कंपैरिजन टू सॉलिड, जिसकी वजह से उसका जो डिफ्यूजन रेट है वो कहीं ज़्यादा रहने वाला है। तो यहाँ पर आपको समझ में आएगा कि पार्टिकल्स जो है वो ज़्यादा फ्री है, उनके बीच में डिस्टेंस ज़्यादा है, जिसकी वजह से उनकी जो मिक्सिंग है वो ज़्यादा प्रॉपर्ली होगी और रेट ऑफ डिफ्यूजन भी ज़्यादा रहने वाला है। यहाँ पर देखिए तीनों स्टेट्स आपको दिखाई जा रही हैं। पहले आपका सॉलिड रहेगा आइस के फॉर्म में, लिक्विड की बात करेंगे और गैस की बात करेंगे। एग्जाम्पल ले लीजिए कि अगर आपको आइस को वाटर में मिलाना है तो टाइम लगेगा, लेकिन अगर आपको कोल्ड वाटर को हॉट वाटर में मिलाना है तो टाइम नहीं लगेगा। रेट ऑफ डिफ्यूजन जो है वो लिक्विड का ज़्यादा है। सिमिलरली आप देखिए गैसेस की बात करें अगर हम, तो ऑक्सीजन और वाटर जो मिक्स होंगे वो डिफ्यूज ज़्यादा जल्दी होंगे इन कंपैरिजन टू सॉलिड, ड्राई आइस एंड वाटर। तो सॉलिड और लिक्विड में डिफ्यूजन रेट का डिफरेंस आपको समझा दिया कि लिक्विड का जो रेट ऑफ डिफ्यूजन होगा वो ज़्यादा होगा। अब हम तीसरे स्टेट ऑफ मैटर पे आते हैं जो आपका गैसियस स्टेट है। गैसियस स्टेट की अगर मैं बात करूं तो जो गैसेस होती है वो हाईली कंप्रेसिबल होती है। सॉलिड मैंने बताया आप उनको दबाएंगे, उन पे जोर डालेंगे तो या तो वो टूट जाएंगे या फिर थोड़ी देर के लिए उनकी पोजीशन में चेंज होगा और उसके बाद वो वापस अपने शेप में मीन पोजीशन में आ जाएंगे।
लिक्विड थोड़े से कंप्रेसिबल होते हैं, यह हमें मालूम है, लेकिन जो गैसेस होती हैं वो सबसे ज़्यादा कंप्रेसिबल होती हैं, दे आर हाईली कंप्रेसिबल। और इसी वजह से जो हमारे घरों में हम एलपीजी यूज़ करते हैं, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, वो कैसे हम घरों तक लेकर आ पा रहे हैं, या फिर अस्पतालों में जो ऑक्सीजन सिलेंडर यूज़ कर रहे हैं, वो हमने सिलेंडरों में गैस को कैसे भरा, हमने वो कंप्रेस करके ही भरा। साथ में आप देखेंगे बहुत सारी बड़ी बड़ी महानगरों में आजकल सीएनजी का सप्लाई चल गई है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस जो है उसको यूज़ किया जाने लगा है। व्हीकल्स वगैरह चलाने के लिए जो बसें हैं, जो गाड़ियाँ हैं, वो सीएनजी से चलने लगी हैं। अब सीएनजी से चलाने के लिए गाड़ी में फ्यूल टैंक चाहिए। यहाँ पर एक टंकी होती है जिसके अंदर कंप्रेस्ड गैस को भर दिया जाता है, और ये कब भर जा रही है, इसी वजह से भरी जा रही है क्योंकि गैसेस की प्रॉपर्टी होती है कंप्रेशन की। ज़्यादा कंप्रेसिबिलिटी होने की वजह से ज़्यादा मात्रा में जो एयर है, ज़्यादा से ज़्यादा वॉल्यूम में जो गैस है, उसको आप कंप्रेस करके एक सिलेंडर में स्टोर कर सकते हैं और आसानी से आप ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। मान के चलिए अगर आपको हॉस्पिटल के लिए ऑक्सीजन देनी है, तो क्या आप ताज़ा ऑक्सीजन सप्लाई कहाँ से करेंगे? क्या आप ताज़ा ऑक्सीजन प्रोड्यूस करेंगे ऑल ऑफ अ सडन, या फिर आप किस तरीके से उस चीज़ को कर पाएंगे? उस चीज़ के लिए आपको चाहिए कि आप ऑक्सीजन को कलेक्ट करें, उसको कंप्रेस करें, सिलेंडर में डालें और फिर ट्रांसपोर्ट करें। कोविड के टाइम पे आपने देखा भी होगा, कहीं कहीं आपको सुनने मिला होगा न्यूज़ में कि देयर वाज अ शॉर्टेज ऑफ ऑक्सीजन। वो इसीलिए होती है क्योंकि अगर प्रॉपर प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा है, प्रॉपर उसको सिलेंडर में आप स्टोर नहीं कर पा रहे हैं और ट्रांसपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो शॉर्टेज हो जाएगी। तो यहाँ से हमें सिलेंडर का फंडा समझ में आया, एलपीजी का फंडा समझ में आया, ऑक्सीजन का भी हमने समझा और सीएनजी का भी समझा। तो जो पार्टिकल्स ऑफ अरोमा आपने देखा होगा, कभी आपकी मम्मी खाना बनाती हैं, आप अपने घर के बाहर खड़े होते हैं और तब भी आपको पता चल जाता है कि हाँ खाना बन गया, और आपको भूख लगने लगती है, मुंह में पानी आने लगता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझा रही कि जो पानी, ये जो हवा है, जो एयर है, उसमें जो गैसेस के पार्टिकल्स हैं वो बहुत जल्दी डिफ्यूज हो जाते हैं। तभी तो आपको जो किचन में खाना बन रहा है उसकी खुशबू आपको बाहर तक आ रही है और बड़ी दूर तक आ रही है। इससे हमें समझ में आता है स्मेल के बारे में, अरोमा के बारे में। जो खाना आपने पकाया उसकी खुशबू आपके अंदर सेकंड्स में पहुंच जा रही है। इसका मतलब यह है कि रेट ऑफ डिफ्यूजन सॉलिड का जो है वो सबसे कम है, उससे ज़्यादा जो है वो लिक्विड का है, और जो आपके सबसे बढ़िया रेट ऑफ डिफ्यूजन वो है गैस का। तो गैस का रेट ऑफ डिफ्यूजन सबसे ज़्यादा है। याद करिए, आप डीओ लगाते हैं तो डीओ लगाने की थोड़ी देर बाद आपको आपके कमरे में वो महक समझ में आती है। वो इसीलिए क्योंकि जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है वो बहुत ज़्यादा है गैसेस का। चाहे आप खाने की बात करें, पका हुआ खाना, गर्मा गर्म खाने की खुशबू की बात करें, पकवानों की बात करें, या फिर आप बात करें डिओड्रेंट्स की, परफ्यूम्स की, वो सारे एकदम से डिफ्यूज होते हैं। तो गैसेस का जो है वो रेट ऑफ डिफ्यूजन सबसे ज़्यादा है। इस तरीके के सवाल आ सकते हैं कि द हाईएस्ट रेट ऑफ डिफ्यूजन इज ऑफ सॉलिड इन ऑल द स्टेट्स ऑफ मैटर। तो आपको पता होना चाहिए स्टेटमेंट गलत है। साथ में जो पार्टिकल्स होते हैं गैस के, उनकी स्पीड भी काफ़ी ज़्यादा होती है। स्पीड ज़्यादा है, पहला कैरेक्टरिस्टिक। उनके साथ उनके पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस है वो भी बहुत ज़्यादा होती है, दूर दूर होते हैं उनके पार्टिकल, जिसकी वजह से जो गैसेस हैं वो काफ़ी जल्दी डिफ्यूज हो जाती हैं, बहुत जल्दी, वेरी फास्ट दे डिफ्यूज विद ईच अदर। ऑन दी अदर हैंड, और भी उनकी जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं वो उनको हेल्प करती हैं, जिसकी वजह से हाई स्पीड भी है, रैंडमनेस भी है, और आपको किचन के बने हुए खाने की खुशबू यहाँ तक, बाहर तक आ जाती है। तो रैंडमनेस है, डिस्टेंस ज़्यादा है, स्पीड ज़्यादा है। डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल इज टू मच, स्पीड इज टू मच, जिसकी वजह से यहाँ पर खाना बनेगा या यहाँ पर डिओड्रेंट डालोगे आप, फटाफट आपको दूर तक खुशबू आ जाएगी। ये सारी चीज़ें कैरेक्टरिस्टिक्स हैं स्टेट ऑफ मैटर में गैसेस के। रेट ऑफ डिफ्यूजन हमने समझ लिया और स्पीड भी हमने समझ लिया। साथ में आप देखिए कि जो पार्टिकल्स हैं मैटर के, इनमें बहुत ज़्यादा रैंडमनेस होती है, बहुत ज़्यादा रैंडम मूवमेंट होती है, जिसकी वजह से एक दूसरे से भी टकराते हैं, और जो दीवार है जिसमें ये कंटेन किए गए उनसे भी ये टकराते हैं। तो जब ये दीवार पे टकराएंगे तब ये समझ में आता है कि कहीं ना कहीं ये प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं, ये जो गैसेज हैं ये प्रेशर एक्सर्ट करती हैं, और जो प्रेशर है गैस के पार्टिकल्स की वजह से। और इसी को कैलकुलेट अगर आप पर यूनिट एरिया के हिसाब से कर लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कितनी फोर्स अप्लाई की जा रही है। फोर्स का हमने देखा था, प्रेशर के बारे में पढ़ा था, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया, और इसी चीज़ को आप निकालेंगे तो आपको प्रेशर पता चल जाएगा, और आप इसको वाइस वर्सा भी कर सकते हैं। अगर आप प्रेशर इंटू एरिया करें तो फोर्स पता चल जाएगा, और आपको प्रेशर पता है तो फोर्स अपॉन एरिया से आपको प्रेशर पता चल जाएगा। अब हम बात करते हैं कि टेम्परेचर के बदलाव करने से क्या बदलाव आते हैं। क्या स्टेट ऑफ मैटर में कोई बदलाव आता है? स्टेट ऑफ मैटर बदलता है क्या? तो यहाँ देखें, ऑन इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, सबसे पहले हम टेम्परेचर बढ़ा के देखते हैं। तो जो सॉलिड्स हैं यहाँ पर आप देखेंगे इनके पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। अब जब पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो जो पार्टिकल्स हैं वो वाइब्रेट करने लगेंगे बहुत ही ज़्यादा रफ्तार से।
एक टाइम आएगा कि जो हीट सप्लाइड है ये इतनी ज़्यादा होगी कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है एक पार्टिकल और दूसरे पार्टिकल में, उसको ओवरकम करना आसान हो जाएगा। इतनी ज़्यादा हीट या फिर इतनी ज़्यादा एनर्जी ट्रांसफ़र कर दी जाएगी। और जब ऐसा होगा तो ये जो फिक्स पोजीशन है उसको पार्टिकल छोड़ देगा और वो फ्रीली मूव करना शुरू कर देगा। बात समझ में आई? टेम्परेचर बढ़ा जाएगा, एक टाइम आएगा एनर्जी इतनी ज़्यादा होगी कि वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम करेगी। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को जैसे ओवरकम किया जाएगा तो पार्टिकल फ्रीली मूव करने लगेगा। यह हमने देखा भी है। आइस जो है, आइस आप मान लीजिए एक फिक्स्ड सॉलिड, जब आप उसको हीट करेंगे तो यहाँ से एनर्जी दी जा रही है। जैसे आप एनर्जी देंगे तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो आइस के पार्टिकल्स के बीच में है वो उससे ज़्यादा एनर्जी हो जाएगी। तो ये जो पार्टिकल है फ्री हो जाएगा और ये फ्रीली मूव करने लगेगा, जो कि वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। सिमिलर केस इज इन वाटर। व्हेन यू आर बॉइलिंग वाटर, तो वाटर का जो अट्रैक्शन है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, वो उससे ज़्यादा अगर हीट मिल जाए तो वाटर जो है वो इवेपोरेट करने लगता है और वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पर हमने देखे इफेक्ट्स ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर, कि टेम्परेचर बदलने से क्या होता है। तो एक स्टेज आएगी जब आपका जो सॉलिड है वो मेल्ट हो जाएगा और वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, और जो मिनिमम टेम्परेचर जिस पे सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है उसको कहा जाता है मेल्टिंग पॉइंट। यहां पर एक और बात कंसिडरेशन में लेनी है, वो है आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो हम स्टेटमेंट अगर फिर से बनाएं, रीड्रॉ करें, तो हम उसको कह सकते हैं द मिनिमम टेम्परेचर एट विच सॉलिड मेल्ट्स टू बिकम लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर में एक मिनिमम टेम्परेचर जिस पे सॉलिड लिक्विड बन जाता है उसको मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। चाहे आप आइस की बात करें, आइस से आप वाटर बना लें, तो यहाँ पर भी मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा वो हमें पता होना चाहिए। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सॉलिड इंडिकेटर होता है कि उसके अंदर की जो अट्रैक्टिव फोर्स है वो कितनी ज़्यादा है। अब मान के चलिए कोई सॉलिड काफ़ी हाई टेम्परेचर पे मेल्ट हो रहा है, इसका मतलब ये है कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है दो पार्टिकल्स के बीच में वो कहीं ज़्यादा है। सिंपल एनालॉगस सिस्टम है जो आप समझ सकते हैं। अब जैसे हम आइस की बात करें तो आइस जो है वो 273.15 केल्विन्स पे मेल्ट होती है। ये प्रोसेस में जो सॉलिड स्टेट है वो लिक्विड स्टेट में चेंज होता है और इसको फ्यूजन भी कहा जाता है। व्हेन सॉलिड स्टेट चेंजेस टू लिक्विड स्टेज, दैट्स कॉल्ड फ्यूजन। अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात समझने वाली है कि आप देखें 0 डिग्री आइस एंड 0 डिग्री वाटर, तो यहाँ पर टेम्परेचर तो चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन आप देखते हैं कि जो नेचर है या फिर आप जो कहें स्टेट ऑफ मैटर है वो चेंज हो रहा है। एकदम लिक्विड सॉलिड आइस से लिक्विड बन गया। ये चीज़ कैसे हो रही है? मेल्टिंग पॉइंट पे ये डिफरेंस कैसे आ रहा है कि टेम्परेचर में कोई बदलाव नहीं है, लेकिन जो आपका नेचर है या फिर जो स्टेट ऑफ मैटर है वो चेंज हो गई। तो जो हीट दी गई थी या जो एनर्जी दी गई थी वो टेम्परेचर बढ़ाने में यूज ना होके स्टेट को चेंज करने में यूज कर ली गई है। और स्टेट को चेंज करने में यूज करने का मतलब है कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको ओवरकम करने में यूज कर ली गई है। तो जो हीट है आइस को जो दी गई, इसमें आप देखेंगे टेम्परेचर राइज ना होके आइस ने अपनी स्टेट को कन्वर्ट कर लिया, और ये स्टेट को जब कन्वर्ट कर रहा है तो इसके अंदर जो एनर्जी है वो हिडन फॉर्म में रहेगी, और हिडन फॉर्म में जो एनर्जी रहेगी उसको आप कहते हैं लेटेंट, क्योंकि लेटेंट का मतलब ही होता है हिडन। तो लेटेंट हीट का मतलब है हिडन हीट। यहां पर आप देखिए ये जो सॉलिड है जब ये मेल्ट होगा तो लिक्विड, लिक्विड जब इवेपोरेट होगा तो बन जाएगा गैशियस। सिमिलरली जब गैस है उसको आप कंडेंस करेंगे, ठंडा करेंगे तो लिक्विड बन जाएगा, और आप उसको और फर्दर सॉलिडिफिकेशन करेंगे तो वो सॉलिड फॉर्म में आ जाएगा। तो यहाँ से इंटरचेंजेबिलिटी आपको डिफरेंट स्टेट्स की भी समझ में आ गई। हम बात करें किस तरीके से टेम्परेचर का असर होता है चेंज में या फिर आपकी जो स्टेट ऑफ मैटर है उसकी चेंज में। तो द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड, अगर 1 किलो कोई सब्सटेंस है सॉलिड, उसको आपको लिक्विड में कन्वर्ट करना है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये चीज़ जो हो रही है वो मेल्टिंग पॉइंट पे हो रही है, आपको बता दिया मैंने। तो इस पर्टिकुलर प्रोसेस को, इस पर्टिकुलर जो एनर्जी आपने दी है उस एनर्जी को आप लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहते हैं। फ्यूजन हीट मतलब सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, नंबर 1, मेल्टिंग पॉइंट पे हो रहा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे हो रहा है, और आपने यूनिट क्वांटिटी ले ली, 1 किलो ले लिया, ताकि आपको डेरिवेशन में आसानी हो, कैलकुलेशन में आसानी हो। तो वहां पर जो चेंज हो रहा है, जो फ्यूजन हो रहा है, उसमें जो हीट दी गई है उसको आप लेटेंट हीट कहेंगे। तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहते हैं उसको। तो इसका मतलब ये है कि जब 0 डिग्री सेल्सियस होता है, मतलब 273 केल्विन है, यहाँ पर आपको ज़्यादा एनर्जी देखने मिलेगी एज कंपेरिजन टू जो पार्टिकल्स ऑफ आइस है। तो यहाँ पर 0 डिग्री सेल्सियस पे जो वाटर है उसमें ज़्यादा एनर्जी है, और 0 डिग्री सेल्सियस पे जो आइस है उसमें कम एनर्जी है। फर्क कितना है कि वाटर के अंदर लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन भी स्टोर्ड है। इसी तरीके से आप देखिए जब हम बात करते हैं पानी की और स्टीम की, तो स्टीम में ज़्यादा एनर्जी होती है,
इन कंपैरिजन टू वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस। ये क्यों है? क्योंकि जैसे आप हीट सप्लाई करते हैं, जो पार्टिकल है वो ज़्यादा तेज़ी से मूव कर रहा है, मतलब उसके अंदर की काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है, और काइनेटिक एनर्जी बढ़ना मतलब एनर्जी बढ़ना। एक ऐसा सर्टेन टेम्परेचर आता है जिसमें आप देखेंगे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको ओवरकम कर लिया जाता है, और उसको ओवरकम करने के बाद जो पार्टिकल है वो फ्रीली मूव करने लगता है, ब्रेक करता है मेन मैटर से और अलग से मूव करने लगता है, अलग से घूमने लगता है। इट ब्रेक्स फ्री फ्रॉम द मैटर। लिक्विड्स जैसे ही टेम्परेचर दिया जाता है लिक्विड में, तो वो गैसेस में चेंज होने लगते हैं। ये पर्टिकुलर टेम्परेचर जिसमें जो आपके लिक्विड हैं वो बॉयल होने लगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर में, और धीरे धीरे जो लिक्विड है वो गैस में कन्वर्ट होने लगे, फ्री होने लगे, उसको आप कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट। हमने मेल्टिंग पॉइंट समझ लिया और बॉइलिंग पॉइंट समझ लिया। अब बॉइलिंग पॉइंट का तो ऐसा, आपने पानी उबाला होगा अपने जीवन काल में काफ़ी बार, तो आपको ये चीज़ पता होगी। जैसे ही आप पानी को हीट देंगे तो ये जो पार्टिकल्स हैं ऊपर के, इनके पास इतनी एनर्जी हो जाएगी कि ये जो सिस्टम है, जो मैटर है, इसको छोड़ के ये निकल लेंगे, और ये जो गैसेज हैं ये इस तरीके से निकलती हैं बॉइलिंग पॉइंट पे। अब बॉइलिंग पॉइंट जो है काफ़ी बल्कि फिनोमेना है। यहाँ पर बल्क फिनोमेना का मतलब ये है कि जो पार्टिकल्स हैं ये लिक्विड में से धीरे धीरे एनर्जी गेन करते हैं और वेपर स्टेट में कन्वर्ट हो जाते हैं। वाटर जो है वो 373 केल्विन या फिर 100 डिग्री सेल्सियस पर बॉयल होता है, ये आपको पता है। 273 केल्विन मतलब 0 डिग्री सेल्सियस, और उसमें 100 ऐड हो जाएगा तो 373 केल्विन पे बॉयल होता है। मैंने आपको बताया है कि जो पार्टिकल ऑफ स्टीम होगा उसमें ज़्यादा एनर्जी रहने वाली है इन कंपैरिजन टू वाटर इन द सेम टेम्परेचर। क्यों? क्योंकि उनमें लेटेंट हीट है, और उनके अंदर जो लेटेंट हीट होगी वो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन होने वाली है। तो यहाँ पर देखिए आप, लिक्विड है, लिक्विड के बीच में जो डिस्टेंस है वो कम है, साथ में जो रैंडमनेस है, जो मूवमेंट है, जो स्पीड है वो भी कम है। यहाँ पर डिस्टेंस भी बढ़ जाएगी और साथ में रैंडमनेस या मूवमेंट भी तेज हो जाएगी। तो यहाँ पर भी यही चीज़ आपको देखने मिल रही है, हीट इन हीट आउट। ये जो है थर्मो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, ये बहुत सारी जगह पर यूज़ किया जाता है कि एक जगह हीट और एक जगह कोल्ड होने की वजह से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। तो मैंने जैसे आपको बताया कि जो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन है, इसके कारण 100 डिग्री सेल्सियस का जो पानी है उसमें ज़्यादा एनर्जी नहीं होती इन कंपैरिजन टू 100 डिग्री सेल्सियस ऑफ वाटर वेपर। इसी वजह से जो स्टीम होता है, स्टीम से आप अगर जलते हैं तो दे आर सीवियर बर्न्स इन कंपैरिजन टू वाटर से। अगर आप 100 डिग्री वाटर से जल रहे हैं तो दोज बर्न्स आर लेस सीवियर इन कंपैरिजन टू 100 डिग्री स्टीम बर्न्स। यहाँ से आपको समझ में आ गया कि टेम्परेचर चेंज से किस किस तरीके की चीज़ें होती हैं। सब्सटेंस जो भी आपके आसपास हैं इनमें आपको समझ में आया, सॉलिड लिक्विड की बात करूं या फिर गैस और लिक्विड और गैस की बात करूं, यहाँ पर हीट अप्लाई होने से क्या क्या होता है। कुछ ऐसे सब्सटेंस भी होते हैं जो डायरेक्ट सॉलिड स्टेट से गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं, और वाइस वर्सा, मतलब गैस से सॉलिड में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पर बीच में एक जो स्टेट है उसको स्किप कर दिया जाता है, जो कि है लिक्विड स्टेट। तो ये जो डायरेक्टली सॉलिड टू गैस चेंज होते हैं विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड, उस प्रोसेस को आप सब्लिमेशन कहते हैं। और जब सॉलिड गैस से डायरेक्टली सॉलिड में कन्वर्ट होते हैं बिना लिक्विड में कन्वर्ट हुए, तो उस प्रोसेस को आप डिपोजिशन कहते हैं। तो सब्लिमेशन और डिपोजिशन भी आपको याद रखना है। सॉलिड से गैस में कन्वर्ट होना सब्लिमेशन। एग्जांपल आपका कैम्फर है, कपूर है। जो कपूर है वो डायरेक्टली आप जैसे उसको बर्न करते हैं तो वो सॉलिड से डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो जाता है। और डिपोजिशन के केस में आप देखेंगे तो गैस जो है, गैस से डायरेक्टली वो सॉलिड स्टेट में आ रहा है। अब यहाँ पर आप देखिए ये जो डिफरेंस है वेरियस स्टेट्स का, ये क्यों है? ये इसीलिए क्योंकि जो डिस्टेंस है कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का, ये वेरी करता है। अब अगर हम इस डिस्टेंस को कम करने की कोशिश करें, हम अगर प्रेशर लगाए और साथ में हम उनको कंप्रेस करें, जब आप किसी भी चीज, जैसे इंजेक्शन का एग्जांपल लीजिए, जब आप इंजेक्शन में एयर को कंप्रेस करने का प्रयास करते हैं तो क्या होता है? ये जो पार्टिकल्स हैं जो दूर दूर थे वो पास आने का प्रयास करेंगे, उनको पास आना ही पड़ेगा, कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि प्रेशर लग रहा है। तो जब आप प्रेशर लगाते हैं और आप टेम्परेचर को कम करते हैं, तब आप गैस को लिक्विफाई कर सकते हैं। गैस जो है आपकी वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। एलपीजी जो है वो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, वो ऐसे ही बनाई जाती है। आप इतना प्रेशर लगाते हैं गैस पे कि वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। और इसी तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड को भी हाई प्रेशर पे स्टोर करा जाता है, हाई प्रेशर लगाया जाता है। और हाई प्रेशर लगाने का सिंपल सा फंडा है, आप गैस को एक सिलेंडर पिस्टन का जो एक मैकेनिज्म होता है, एक टूल होता है, उसमें आप कैप्चर कर लें और आप उसको कंप्रेस करें। जब आप कंप्रेस करेंगे तो आप देख रहे हैं धीरे धीरे जो डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल्स है ये कम हो रहा है और यहाँ पर नेग्लिजिबल हो गया। ऐसे प्रेशर लगाया जाता है पार्टिकल्स पे, और जो पार्टिकल्स है मैटर के वो पास आ जाते हैं। यहाँ पर बात आती है सॉलिड CO2 की, जो डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाती है गैसियस स्टेट में। अगर आप उसके प्रेशर को डिक्रीज करते हैं 1 एटमॉस्फेयर, बिना लिक्विड स्टेट में चेंज हुए ये डायरेक्टली गैसियस हो जाती है, तो ये सॉलिड स्टेट में रहेगी।
इसको आप ड्राई आइस कहते हैं, और ये डायरेक्टली आपके गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगी जैसे ये ओपन एटमॉस्फेयर में 1 atm का प्रेशर इस पर लगता है। ये शादियों वगैरह में भी यूज़ करी जाती है। आप देखेंगे इसको बर्तन में रख दिया जाता है और जब आप उस पर पानी डालेंगे तो ये इस तरीके से धुआं छोड़ने लगता है। बहुत सारी पिक्चर्स वगैरह में भी आपने ये चीज़ देखी होगी। हमें यहाँ से ये समझ में आता है कि जो प्रेशर और टेम्परेचर है ये सब्सटेंस का स्टेट डिटरमाइन करने के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। चाहे आप बात करें सॉलिड की, लिक्विड की या गैस की, तो ये सारी केसेस में बहुत ही इंपॉर्टेंट की रोल प्ले करते हैं ये दो टर्म्स, टेम्परेचर एज वेल एज प्रेशर। तो हमने जो सारी चीज़ें पढ़ी हैं इंटर कन्वर्शन ऑफ स्टेट्स की, इसको हम समराइज करें तो हम सॉलिड से शुरू करें तो जब आप सॉलिड से लिक्विड कन्वर्ट करते हैं तो फ्यूजन या फिर लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन की बात करते हैं। लिक्विड से गैस की बात करेंगे तो वो सॉलिडिफिकेशन कहलाता है। लिक्विड टू गैस की बात करें तो लिक्विड से गैस में कन्वर्ट किया जाएगा तो उस प्रोसेस को वेपराइजेशन कहेंगे। गैस से लिक्विड कन्वर्ट किया जाएगा तो उस प्रोसेस को कंडेंसेशन कहेंगे। और सॉलिड और लिक्विड के बीच में दो प्रोसेस होते हैं। सॉलिड से गैस कन्वर्ट होगा तो सब्लिमेशन, और गैस से सॉलिड होगा तो डिपोजिशन। अब हमें यह पता है कि जो पार्टिकल ऑफ मैटर होते हैं वो हमेशा मूव करते रहते हैं, कभी रेस्ट में नहीं रहते। इसके अलावा अगर एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर अगर मैं बात करूं तो जो गैस, सॉलिड या लिक्विड हैं उनके जो पार्टिकल्स हैं उनकी जो अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी है वो भी अलग अलग रहती है। सारे जो पार्टिकल्स हैं चाहे लिक्विड, गैस और सॉलिड, उन सब की जो काइनेटिक एनर्जी वो एक तो रहने नहीं वाली। उनकी काइनेटिक एनर्जी अलग अलग रहती है और उनके जो पार्टिकल्स हैं वो कंटिन्यूसली मूव करते रहते हैं। यहाँ पर आप देखिए लिक्विड की बात की जा रही है। स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल्स जो है वो सरफेस पे होते हैं। अब इन पार्टिकल्स में आप नीचे से हीट दे रहे हैं तो इन पार्टिकल्स की जो काइनेटिक एनर्जी है वो नीचे वाले पार्टिकल्स के कंपैरिजन में ज़्यादा होती है। और इसी वजह से क्या करेंगे, ये जो बॉन्ड है इनका जो अट्रैक्टिव फोर्स है इसको ओवरकम कर जाएंगे और ये वहाँ से कन्वर्ट होकर वेपर बन जाते हैं, मतलब ये फ्री हो जाते हैं, गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये जो फिनोमेना है जिसमें जो लिक्विड है ये वेपर में कन्वर्ट हो रहा है, जिसमें टेम्परेचर जो है वो बॉइलिंग पॉइंट से कम है। ये इंपॉर्टेंट बात याद रखने की है कि यहाँ पर जो टेम्परेचर है वो बॉइलिंग पॉइंट से कम है, उसको आप कहते हैं इवेपोरेशन। सो लिक्विड व्हेन इट कन्वर्ट्स इनटू वेपर एट एनी टेम्परेचर बिलो बॉइलिंग पॉइंट, मतलब बॉइलिंग पॉइंट से टेम्परेचर कम होगा तभी आप उसको कहेंगे कि ये इवेपोरेशन हुआ है। हम बात करेंगे कि किस तरीके के फैक्टर्स होते हैं जो इवेपोरेशन को इम्पैक्ट करते हैं, इफेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, अगर सरफेस एरिया को इंक्रीज कर दिया जाए तो इवेपोरेशन में बदलाव आएगा। ये आप देखते भी हैं, जब कपड़े डाले जाते हैं तो कपड़ों को आप फैला के डालते हैं ताकि सरफेस एरिया बढ़ा जाए, ताकि रेट ऑफ इवेपोरेशन में इजाफा हो, इंक्रीमेंट हो। साथ में अगर टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए तब भी आपको रेट ऑफ इवेपोरेशन ज़्यादा देखने मिलेगा। यह हमने देख ही लिया जब आप बॉईल कर रहे थे एक पर्टिकुलर वाटर के बाथ को, तो ऊपर के जो पार्टिकल्स हैं अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ज़्यादा पार्टिकल्स जो है वो गैस में कन्वर्ट होंगे। क्यों? क्योंकि उनके अंदर की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। उनकी जैसी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम करके बाहर निकल जाएगी। इसके साथ में एक और टर्म आता है डिक्रीज इन ह्यूमिडिटी। अब ह्यूमिडिटी क्या है? तो ह्यूमिडिटी है अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर। हवा में जितना वाटर वेपर होता है उसको ह्यूमिडिटी कहते हैं। अब अगर ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, मतलब वेपर ज़्यादा है, तो इवेपोरेशन कम हो जाएगा। हमें क्या चाहिए कि जो हवा है वो ड्राई होनी चाहिए, उसमें ह्यूमिडिटी कम होनी चाहिए। अगर ह्यूमिडिटी कम होगी तभी हमारा रेट ऑफ इवेपोरेशन बढ़ेगा। इसके अलावा अगर हम बात करें तो विंड स्पीड भी ज़्यादा होनी चाहिए। अब विंड स्पीड ज़्यादा क्यों होनी चाहिए? कि मान लीजिए एक पर्टिकुलर जगह की एयर जहाँ पर कपड़े आपने डाले हैं उस एयर में पार्टिकल्स जो हैं वाटर के वो जाके सेटल हो गए, लेकिन अगर वो एयर आगे नहीं बढ़ेगी तो वहाँ तो ह्यूमिडिटी बढ़ गई है, तो अब बाकी जो इवेपोरेशन प्रोसेस है वो कैसे होने वाला है? तो इसीलिए अगर हाई विंड वेलोसिटी होती है तब भी कपड़े सुखाने में आसानी होती है, या फिर जो इवेपोरेशन का प्रोसेस है वो बढ़ जाता है। बड़ी कॉमन सेंस की वाली चीज़ें हैं जो आपने कपड़ा सुखाया होगा, इसमें आपने बेसिक ऑब्जर्वेशन देखी होंगी कि आप देखिए जिस दिन सनी डे होता है, अच्छी खासी टेम्परेचर होता है, जब तब आपके कपड़े जल्दी सूखते हैं। आप कपड़ों को फैला के डालते हैं तो जल्दी सूखते हैं। आप देखेंगे कि ह्यूमिडिटी कम होती है जब कपड़े जल्दी सूखते हैं। साथ में हवा अच्छी खासी चलती है। कभी आप गए होंगे किसी नदी किनारे, कभी समुद्र के किनारे, तब आपने अगर देखा हो तो कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। तो ये बेसिक सी ऑब्जर्वेशन है जो मैं आपको टेक्निकल टर्म्स में, एक टेक्निकल जिंगो में बताने का प्रयास कर रहा हूँ। ठीक है, अब जैसे जैसे विंड स्पीड बढ़ेगी वैसे वैसे जो वेपर्स हैं आपके वो भी दूर जाते जाएंगे विंड के साथ, जिसकी वजह से जो अमाउंट ऑफ वाटर वेपर सराउंडिंग में है वो कम होंगे और इवेपोरेशन बढ़ेगा। सेम केस आपके स्किन के साथ होता है। स्किन जो है वो स्वेट को रिलीज करेगा, स्किन पे ये फैलेगा, और जैसे ये स्वेट इवेपोरेट होता है तो आपकी स्किन पे
ठंडक होती है या फिर जो एनर्जी है आपकी इवेपोरेशन के फॉर्म में लूज होती है, जिससे आपको ठंडक का सेंसेशन भी होता है और जो आपकी एनर्जी है सराउंडिंग की उसको एब्जॉर्ब करके इवेपोरेट हो जाता है। आप अगर हाथ में थिनर या फिर आप नेल पॉलिश रिमूवर या इस तरीके की चीज़ें डालते हैं तो ये आपके हाथ की जो गर्मी है उसको एब्जॉर्ब कर लेगा और खुद इवेपोरेट हो जाएगा। इसकी वजह से भी आपको हाथों में ये कूल फीलिंग आती है, वो ठंडा ठंडा फील होता है, वो इसी वजह से होता है। आपने देखा होगा गर्मियों में, गर्म दिनों में लोग अपनी छतों पे पानी छिड़कते हैं या फिर जो खुला मैदान होता है उस पर अपने घर के आसपास पानी छिड़कते हैं। वो इसीलिए करते हैं क्योंकि जो वाटर के अंदर लार्ज अमाउंट ऑफ लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन है, ये कूल करने में मदद करती है उस सरफेस को। चाहे आप ग्राउंड की बात करें या फिर आप बात करें रूफ की, उसको कूल करने में मदद करती है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। इसके अलावा एक और कॉन्सेप्ट आता है कि हमें समर्स के टाइम पे कॉटन के कपड़े क्यों पहनने चाहिए। तो जो कॉटन के कपड़े होते हैं वो आपके पसीने को एब्जॉर्ब कर लेंगे, साथ में वो काफ़ी ज़्यादा उनके अंदर जो पोर्स होते हैं या जो उनके इंटर थ्रेडिंग होती है उसमें से एयर की पासिंग के लिए काफ़ी अच्छी व्यवस्था होती है, परस्पायर ज़्यादा अच्छे से कर सकते हैं। इस वजह से आपकी बॉडी को कूल फील होगा, जो आपका स्वेट है उसको कॉटन का जो क्लॉथ है वो एब्जॉर्ब कर लेगा और फिर जब उसको एवापोरेट करेगा तो उस सेंस में भी आपको एक कूलिंग इफेक्ट मिलता है। तो कॉटन क्लॉथ पहनने की ज़रूरत है गर्मियों में, ये याद रखें। पसीने का क्या मैकेनिज्म है ये हमने समझ लिया, और रूफ को आप क्यों पानी से धोते हैं या पानी क्यों डालते हैं। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन जो वाटर की है वो आपको हेल्प करती है कूलिंग इफेक्ट देने में। अब बात कर रहे हैं हम फिनोमेना की कि हाउ डज इवेपोरेशन कॉजेस कूलिंग। जो हीट एनर्जी है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन की, ये एब्जॉर्ब कर ली जाएगी उस बॉडी से जिस बॉडी पे वाटर को डाला गया है, और उस बॉडी पे जैसे ही इसको एब्जॉर्ब कर लिया जाता है तो इस बॉडी को कूलिंग इफेक्ट मिलता है। मैंने अभी आपसे बात की नेल पॉलिश रिमूवर अगर आप डाल देते हैं या फिर आप किसी प्रकार का डीओ या स्प्रे डालेंगे तो आपको हाथ में एक कूलिंग इफेक्ट देखने मिलेगा। साथ में आप देखिए ग्लूकोज की बॉटल पे जब आप किसी ग्लास में ग्लूकोज मिलाते हैं और आप उसको थोड़ी देर के लिए रखते हैं तो वो ठंडा हो जाता है, क्योंकि आसपास की जो जगह है उसकी वो हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है। इस वजह से कूलिंग इफेक्ट जनरेट होता है। कॉटन की हम बात करें तो कॉटन जो है वो वाटर को बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब कर लेता है, इसी तरीके से वो आपके स्वेट को एब्जॉर्ब कर लेगा और उस स्वेट को बड़ी आसानी से एटमॉस्फेयर को एक्सपोज कर देगा, वहाँ से इवेपोरेशन हो जाएगा। क्योंकि आप जानते हैं हमने अभी पढ़ा इवेपोरेशन में कि जो पार्टिकल है वो जो सरफेस है लिक्विड का वो एनर्जी लेता है सराउंडिंग से, और सराउंडिंग से एनर्जी लेके वो वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है और जो बॉडी है उसको एक कूलिंग इफेक्ट देता है। अब ये देखिए सोडे की बोतल कह लीजिए वो बंटे वाला, या फिर आप किसी भी कोल्ड ड्रिंक को या किसी भी आप ग्लूकोज वगैरह को बना के देखेंगे या फिर आप कोल्ड वाटर को आइस वाटर को रखेंगे तो उसके बाहर जो है इस तरीके से आपको बूंदें दिखती हैं पानी की। तो क्या बॉटल लीक हो गई है? जी नहीं, बाहर की जो एयर है जिसमें वेपर प्रेजेंट है वो इसके सरफेस के कांटेक्ट में आते हैं और अपनी एनर्जी को ये लूज करते हैं, जिसकी वजह से ये कंडेंस हो जाते हैं और कंडेंस होकर ये लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपको वाटर ड्रॉपलेट्स जो है वो दिखती है। यहाँ तक इवेपोरेशन की चर्चा कर ली, एप्लीकेशंस क्या है इवेपोरेशन की ये देख लिया, स्टेट ऑफ मैटर देख ली, साथ में हमने ये भी देख लिया रेट ऑफ डिफ्यूजन कैसा रहता है, कितना रहता है, मैटर पार्टिकल डिफरेंस डिस्टेंस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टेट ऑफ मैटर सारे देख लिए। अब जनरली ये चीज़ होने लगी है कि जो साइंटिस्ट हैं वो पांचवी स्टेट ऑफ मैटर की चर्चा करने लगे। 4 स्टेट्स हमें पता है, सॉलिड लिक्विड गैस और प्लाज्मा। अब बोस आइंस्टीन कंडेंसेट की भी बात की जाती है, तो ये बोस आइंस्टीन कंडेंसेट क्या है इसके बारे में हम जानते हैं, आगे चलते हैं। तो ये जो स्टेट है प्लाज्मा की इसके बारे में थोड़ा समझें तो एक सुपर एनर्जेटिक स्टेट है और इसमें जो पार्टिकल्स हैं ये सुपर एक्साइटेड होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि ये पार्टिकल्स जो हैं ये आयनाइज गैस से बनते हैं। आप अपनी फ्लोरोसेंट ट्यूब की बात करें जो ट्यूबलाइट है, या फिर जो हीलियम गैस भरी होती है जिन लैंप्स में उनकी बात करें, तो जैसे ही इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास होती है, इलेक्ट्रिक एनर्जी इनको दी जाती है, तो जो पार्टिकल्स हैं ये एनर्जाइज हो जाते हैं, आयोनाइज हो जाते हैं, और जिसकी वजह से जब ये चार्ज अप होते हैं तो ग्लोइंग प्लाज्मा बनाते हैं। जो इनके अंदर का प्लाज्मा है वो चमकने लगता है, और डिपेंडिंग ऑन द कलर, कैसे कैसा कलर है उस हिसाब से अलग अलग कलर्स नेचर ऑफ द गैसेस के हिसाब से आपको बाहर देखने मिलता है। जैसे ट्यूबलाइट की बात करूं तो आपको व्हाइट कलर दिखेगा बाहर। उस तरीके से अलग अलग लैंप्स या ट्यूबलाइट्स में प्लाज्मा का यूज किया जाता है। इसके अलावा जो प्लाज्मा है ये और भी जगहों पर आपको फ्री चार्ज पार्टिकल के फॉर्म में देखने मिलता है। चाहे आप लाइटनिंग की बात करें, सोलर विंड्स की बात करें, ऑरोरा बोरियोलिस और ऑरोरा ऑस्टियोलिस, इस तरीके के 2 प्रोसेस आपको देखने मिलते हैं नॉर्दर्न पोल पे और सदर्न पोल पे। इसमें भी आपको प्लाज्मा देखने मिलेगा।
न्यूक्लियर फायरबॉल, जब न्यूक्लियर ब्लास्ट होता है तो ये जो फायरबॉल बनती है इसमें भी आपको प्लाज्मा स्टेट जनरेट होते दिखेगी। और साथ में जो फ्लोरोसेंट लाइट है इसमें भी आपको प्लाज्मा स्टेट देखने मिलती है। तो मैं प्लाज्मा की बात करूं तो जो प्लाज्मा है वो आपको सन और स्टार्स दोनों में ही मिल जाएगा, दोनों में ये प्लाज्मा प्रेजेंट होता है। और ये जो प्लाज्मा होता है यही एक कारण है जिसकी वजह से जो स्टार्स हैं इसमें काफी हाई टेम्परेचर होता है। बात करें हम फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर की, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। तो ये 1920 की बात है जब एक इंडियन फिजिसिस्ट जिनका नाम था SN बोस, सत्येंद्र नाथ बोस, इन्होंने कुछ कैलकुलेशंस किए थे फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर के ऊपर। और इन्हीं के कैलकुलेशंस को अपनी नींव बनाते हुए एल्बर्ट आइंस्टीन ने प्रेडिक्ट किया था एक नए स्टेट ऑफ मैटर को, जिसको नाम दिया गया द बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। बाद में 2001 आता है, एरिक ए कॉल्विन, वॉल्फगैंग कैटरले एंड कार्ल ई वेमन, ये यूएस के साइंटिस्ट नोबेल प्राइज रिसीव करते हैं फिजिक्स में, क्योंकि ये बोस आइंस्टीन कंडेंसेशन को प्रोसेस को अचीव कर लेते हैं। तो जो ये BEC है ये एक गैस को कूल करके, जिसकी एक्सट्रीमली लो डेंसिटी है, उसको कूल करके बनाया जाता है। सो BEC इज फॉर्म बाय कूलिंग अ गैस ऑफ एक्सट्रीमली लो डेंसिटी। कोई भी बहुत ही हल्की जो गैस होती है उसको कूल किया जाता है, उससे BEC प्राप्त होता है। और इसको कैसे किया जाएगा, उसकी जो डेंसिटी है 100,000 द डेंसिटी ऑफ नॉर्मल एयर। मतलब आप समझ पा रहे हैं कितनी बारीक, कितनी हल्की एयर होनी चाहिए कि 100,000 मतलब 1,00,000 गुना डेंसिटी कम होगी नॉर्मल एयर से, तब जाके ये चीज़ आपको मिलेगी BEC। और इसके बाद आपको इसको एक सुपर लो टेम्परेचर पे रखना होगा। तो बहुत ज़्यादा कम टेम्परेचर और बहुत ही हल्की गैस, वेरी लो डेंसिटी की गैस को आप लेंगे तो उससे आपको बोस आइंस्टीन कंडेंसेशन मिलेगा, जो 2001 में साइंटिस्ट ने प्राप्त किया। फिजिक्स के लिए उनको नोबेल प्राइज भी मिला। तो यहाँ पर हमारी चर्चा खत्म होती है। 5वें स्टेट ऑफ मैटर की भी बात हमने इसमें कर ली। परंपरा अनुसार स्लाइड को पॉज करें और सवालों का जवाब देने का प्रयास करें। उम्मीद करता हूं आपने जवाब बना लिया होगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सवाल है टू कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर टू केल्विन स्केल। अब केल्विन स्केल में आपको कन्वर्ट करना है, बड़ा आसान है। केल्विन स्केल में कन्वर्ट करने की अगर बात करी जाए तो 273.15 या फिर आप अगर राउंड फिगर मिले तो 273 आप ऐड कर देंगे तो आप आंसर निकाल सकते हैं। तो दोनों में आप 273 ऐड करके केल्विन में आंसर ला सकते हैं। दूसरा सवाल है गिव रीजन ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस। नैप्थलीन बॉल्स डिसॉल्व विद द टाइम विदाउट गिविंग एनी सॉलिड। तो ये जो बॉल है ये सॉलिड फॉर्म में है और ये गैस में कन्वर्ट हो जाती है। तो यहाँ पर आपको सब्लिमेशन का प्रोसेस देखने मिल रहा है, सब्लिमेशन टेक्स प्लेस। दूसरी स्टेटमेंट है वी कैन गेट द स्मेल ऑफ परफ्यूम सिटिंग सेवरल मीटर्स अवे। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है गैसेस का वो बहुत ज़्यादा है, इस वजह से आपको बहुत दूर तक खुशबू आ जाती है, चाहे खाने की बात करूँ या फिर परफ्यूम की। अब बात आ रही है तीसरे सवाल में, अरेंज द फॉलोइंग सब्सटेंसेस इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स। ये बड़ा ही सिंपल है। इंक्रीजिंग ऑर्डर में मतलब हमें छोटे से बड़े की तरफ आना है। सबसे कम अट्रैक्टिव फोर्स कहाँ होगी? गैस में। और यहाँ पर ऑक्सीजन जो है वो गैस है, तो यहाँ पर ऑक्सीजन आएगी। ऑक्सीजन के बाद जो लिक्विड है उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होती है, तो यहाँ वाटर आ जाएगा और उसके बाद फाइनली आपकी शुगर आ जाएगी जो कि एक सॉलिड है। तो यहाँ से हमने 3 सवाल पूरे किए। चौथा है व्हाट इज द फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर एट। अब फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर की बात करी जा रही है, तो फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर एट 0 डिग्री की बात करी जाए, 100 डिग्री की और 25 डिग्री की। 25 डिग्री पे जो फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर, फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर सॉरी, तो व्हाट इज द फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर में 25 डिग्री सेल्सियस में ये लिक्विड रहने वाला है। 0 डिग्री सेल्सियस पे इट कैन बी आइस और वाटर, मतलब इट कैन बी सॉलिड और लिक्विड। सिमिलरली इन 100 डिग्री सेल्सियस इट कैन बी लिक्विड और गैस। ठीक है, तो यहां से हमारा डिस्कशन पूरा होता है। हमारा पहला चैप्टर 9th का यहीं पर खत्म होता है। आगे हम दूसरे चैप्टर्स को डेवलप करते हैं और एक इंसाइट बनाते हैं किस तरीके से हमें यूपीएससी के लिए साइंस को अप्रोच करना है। लेक्चर देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओनली आइज के साथ बने रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।